हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नव्यान स्टडी पर। यह क्लास 12th की इतिहास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, राजा, किसान और नगर। और ये इसका भी सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मानना पड़ेगा कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसे प्रारंभिक भारतीय इतिहास का एक प्रमुख मोड़ माना जाता है, मतलब माइलस्टोन माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हमें राज्य साम्राज्य का प्रारंभिक राज्य और साम्राज्यों का उदय देखने को मिलता है। अब ये अचानक से एकदम ट्रैक चेंज हो गया। अभी हमने पिछले सेगमेंट में वैदिक पीपल्स की बात की और अचानक से आपको पता चल रहा है इस अगले भाग में कि अब तो हमें साम्राज्य पढ़ना है। तो ये टाइमलाइन में आपको माइंड में एडजस्ट नहीं हो रहा होगा कि अचानक से ये कैसे एकदम से चीज़ें बदल गई। तो आपको यहाँ पे जानना होगा क्या। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था, आप हम लोग अपने सेगमेंट में टाइमलाइन को एकदम फोकस करेंगे, क्योंकि अगर टाइमलाइन को फोकस नहीं किया तो जो डेवलपमेंट हिस्ट्री में चल रही है उसको समझ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पहले हमने क्या देखा था कि पहले है स्टोन एज। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप एक बार पिछले वीडियो पे चले जाइए, वहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया है। यहाँ पे हम लोग उसको शॉर्ट में करेंगे ताकि जो हमारा टॉपिक है उससे हम लोग ना भटक पाएँ। तो पहले हमारा स्टोन एज यानी पाषाण युग है। पाषाण युग के भी 3 युग हमने बताए थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। फिर न्यूलिथिक एज में हमने देखा कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था और न्यूलिथिक एज के अंत में, नवपाषाण युग के अंत में हमने देखा कि विलेज यानी ग्रामों का उदय हुआ। फिर ग्रामों के उदय के पश्चात हम लोग देखा कि ग्राम उदय होने के बाद वो नगरों में परिवर्तित हुए और पहली भारतीय उपमहाद्वीप में हमने पहली बार नगरों का उत्थान सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एरिया में हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और काफ़ी समय के बाद भारत में भारत में नए लोग आए जिनको हम लोगों ने आर्यन कहा। तब आर्य लोगों के बारे में जो जानकारी हमें वो हमें वेदों से मिलती है और वेदों से मिलती है तो बट हम फिर भी आर्यों के इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वह काल है जब हमें जानकारी का सोर्स हमारा सिर्फ ऋग्वेद है, और फिर उत्तर वैदिक काल जो शेष वेद है हमारे पास वो हमारा जानकारी का स्रोत है। तो अब देखा हमने ऋग्वैदिक काल में जो आर्य आए थे वो किस में विभाजित थे, छोटे छोटे ग्रुप यानी जन में, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे। पर उत्तर वैदिक काल में वो लोग एक जगह सेटल्ड हो जाते हैं, यानी जन जो हैं वो अब जनपद बन गए हैं। ठीक है, अब वो एक जगह सेटल्ड हो गए हैं। अब ये जो जन थे ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब इस समय हमने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे हैं और वो आंशिक रूप से ही कृषि करते थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था और कृषि का उतना महत्व नहीं था, उनके लिए पशुपालन का ज़्यादा महत्व था। बट उत्तर वैदिक काल में वो लोग सेटल्ड हो गए और उनके लिए कृषि का महत्व ज़्यादा हो गया और इसी कारणवश उनका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो दैट इज़ वाई अब वो लोग, मतलब उनका जो राजा था वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसके पास कर के रूप में ज़्यादा प्रोडक्शन आने लग गया, तो इसीलिए वो अपनी छोटी मोटी जो आर्मी थी वो रखने में सक्षम हो गया। अब ये जो पहले ऋग्वेद काल में जो ग्रुप थे उनको हमने जन कहा, बट उत्तर वैदिक काल में ये लोग सेटल्ड हो गए एक जगह पे तो इसलिए उनको जनपद कहा। अब यही जो जनपद हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और उसके बाद इन्हीं जनपदों में से एक जनपद दूसरे जनपद को खाएगा या जीत जाएगा और एक बड़ा जनपद यानी महाजनपद बनाएगा। तो 6th सेंचुरी BC यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें 16 महाजनपद यानी 16 बड़े राज्य देखने को मिलते हैं। अब फिर इनके अंदर लड़ाई चलेगी और अंतिमतः एक महाजनपद, मगध महाजनपद विजेता के रूप में उभरेगा और वो महाजनपद अपना साम्राज्य बनाएगा।
तो इसीलिए कहा गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है उसमें हमें प्रारंभिक राज्य और साम्राज्यों का उदय देखने को मिलता है। अब ये जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि राज्यों का या साम्राज्यों का उदय हो रहा है, ये एकांगी नहीं है। एकांगी का मतलब कि इसको एकदम अलग थलग करके देखा नहीं जा सकता। इसके साथ और भी डेवलपमेंट हो रही हैं जो इसको प्रभावित कर रही हैं। जैसे इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत अन्य परिवर्तन भी थे जो कृषि उत्पादन की आयोजन के तरीकों में स्पष्ट थे। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने लोहे को प्रयोग करना सीख लिया था और लोहे का प्रयोग करने से उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके बढ़ने के कारण क्या होता है, अब लोहे का उपयोग वो दो चीज़ों में करते हैं, एक कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और दूसरा युद्ध में औजार बनाने के लिए या हथियार बनाने के लिए। तो इस दोनों ही वजह से जो राजा था वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब दोनों वजह से कैसे, जैसे अगर कृषि बढ़ेगी तो कृषि की वजह से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने की वजह से राजा का जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा। फिर दूसरी तरफ देखोगे कि अगर कृषि में बढ़ोतरी होती है, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तो हमारे पास ज़्यादा अनाज हो जाता है और ये ज़्यादा अनाज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। फिर अगर कृषि का उत्पादन ज़्यादा होता है तो समाज के कुछ ऐसे ग्रुप जो शिल्प कला जानते हैं या जो कुछ कुछ बनाना जानते हैं वो क्या करेंगे, वो कृषि उत्पादन से अलग हो जाएंगे और अपनी शिल्प कला पे ध्यान देंगे, जैसे ब्लैक स्मिथ या लोहार। तो ये अंतिमतः क्या कर रहे हैं, सिटी की लाइफ को और ज़्यादा जटिल बना रहे हैं और राजा के लिए और ज़्यादा टैक्स का एक रूप बन रहे हैं। फिर जैसे जैसे आयरन का उपयोग बढ़ेगा उसकी वजह से उनका औजारों में उपयोग होगा, औजारों में उपयोग करने से राजा की शक्ति बढ़ेगी। फिर एक उपयोग ये भी था, जब कृषि लोहे के औजार बन रहे हैं उसमें एक औजार कुल्हाड़ी भी है, तो कुल्हाड़ी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कटेंगे, फॉरेस्ट कटने की वजह से फिर से कृषि योग्य ज़मीन में वृद्धि होगी और जब कृषि योग्य ज़मीन में वृद्धि होगी तो फिर उत्पादन फिर से बढ़ेगा। तो इस तरीके से अंतिमतः देख रहे हैं आप लोग कि लोहे के प्रयोग ने इस काल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, कृषि को भी वृद्धि की और फिर राजा की स्थिति को भी मजबूत किया। तो प्रोडक्शन के वजह से विनिमय बढ़ा। अब विनिमय के बढ़ने से क्या होगा, लोगों को एक्सचेंज करने के लिए कोई एक ज़रिया चाहिए होगा जिसके थ्रू वो लोग अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को एक्सचेंज कर सकें। तो इसीलिए इस काल में हमें पहली बार भारत में हमें सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है और इन सिक्कों को हमने पंचमार्क कॉइन या आहत सिक्के कहा है। ठीक है, तो अब ये जो पंचमार्क कॉइन होते थे ये ज़्यादातर तांबे या फिर चांदी के होते थे, सोने के नहीं होते थे। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। तो इस काल में यानी 6th सेंचुरी BC में हमें शहरों का उत्थान देखने को मिलता है, लोहे के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख मिलता है, सिक्कों का विकास मिलता है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, चाहे वो शहरों का उत्थान हो, लोहे के बढ़ता उपयोग हो, सिक्कों का विकास हो या फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि हो या फिर राज्य और साम्राज्यों का उदय हो, ये सभी के सभी जो फैक्टर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इनको आप एकांगी तरीके से नहीं देख सकते हैं। फिर इसी काल में हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी विचारधाराओं का भी विकास होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक शहरीकरण वाला एक फैक्टर रह गया, इसको मैंने बताया नहीं। शहरीकरण में क्या है, आपने क्या देखा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली बार अगर नगरों का विकास हुआ तो वो इस नॉर्थ वेस्ट वाले फ्रंट में हुआ, यानी यहाँ मुख्यतः सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के पास हुआ। तो ये पहली बार भारत में नगरीकरण हुआ है, तो वो इस भाग में हुआ है। और अगर हम दूसरी बात कहें कि कहाँ नगरीकरण हुआ है तो वो गंगा घाटी में हुआ है। तो अगर पहला नगरीकरण नॉर्थ वेस्ट में और दूसरा नगरीकरण गंगा यमुना दोआब यानी उसके बीच में। ठीक है, देन अब हम लोग नेक्स्ट कर लें अगर अपना, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अब महाजनपदों की चर्चा करते हैं। तो महाजनपद क्या है, ये प्रारंभिक राज्य हैं और इस काल में हम लोग देखते हैं कि साम्राज्यों का उदय हुआ और राज्य का उदय हुआ। तो इसकी जानकारी सबसे पहले हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें जो उस समय के बौद्ध और जैन साहित्य थे या ग्रंथ थे उनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है। और जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारे राज्यों के नाम देखने को मिलते हैं
और कई बार ये राज्य के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों ग्रंथों में, दोनों धर्मों के ग्रंथों में एक ही तरह के नाम मिल रहे हैं। कई बार उनके नाम में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। बट अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो हमें 16 राज्यों के उल्लेख मिलते हैं। और इन राज्यों में भी जो महत्वपूर्ण है या जो पावरफुल हैं वो हैं वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये पावरफुल हैं और इनके नाम अक्सर आते रहते हैं और इसीलिए ये स्पष्टतः महत्वपूर्ण जनपद है। तो ये देखिए आप यहाँ पे एक ये कंपोज, गांधार, कुरु, पांचाल, शौरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, कौशल, मल, काशी, विदेह, अंग, मगध, अश्मक। तो ये सब क्या है? ये सब महाजनपद हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग इन महाजनपदों की बुनियादी विशेषताएं देखें, बुनियादी विशेषता मतलब ऐसी चीज़ जो ऑलमोस्ट हमें सभी महाजनपदों में देखने को मिलती है, तो वो क्या थी? तो पहली चीज़ देखते हैं कि सभी महाजनपदों की अपनी एक राजधानी थी। जैसे मगध महाजनपद की पहली राजधानी जो थी वो राजगृह थी, बट बाद में उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। तो इसी तरीके से सभी महाजनपदों की अपनी एक राजधानी होती थी और अक्सर इसे किला बंद करके रखा था। किला बंद मतलब इसके चारों ओर दीवार बना के रखती थी। ये दीवार जो होती थी वो सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी। ठीक है। तो इन किलेबंद शहरों को बनाए रखने के लिए शुरुआती सेनाओं और नौकरशाही के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती थी। तो अगर अब देखो महाजनपद की अपनी एक राजधानी है और वो राजधानी में क्या है? किलेबंदी है और राजधानी के अंदर सेना भी रह रही है और नौकरशाही भी रह रही है। तो इन दोनों को देने के लिए पहली बार सैलरी चाहिए होती है। ठीक है। और सैलरी कहाँ से आएगी? जब तक हमारे पास अधिशेष यानी ज़्यादा से ज़्यादा अनाज नहीं होगा। तो इस चीज़ को हेल्प करने के लिए हमने देखा कि कृषि में जो उत्थान हुआ था लोहे की वजह से, उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अब देखो लोहे, एक बार फिर से देख लिया, अब इसको समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, लोहे का इस काल में हम लोग देखते हैं कि लोहे का उपयोग जो है वो व्यापक पैमाने पे हुआ। तो लोहे का एक उपयोग हुआ कृषि में और एक उपयोग हुआ राजा ने अपनी सेना को पावर बनाने के लिए यानी औजार बनाने के लिए किया। अब जो कृषि में उपयोग हुआ तो कृषि में भी दो तरीके से हुआ। एक होता है हल के रूप में, और हल मतलब हल, लोहे के हल बनाए या लोहे के लकड़ी के हल में लोहे की चादर चढ़ा के उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। और दूसरा तरीका होता है एग्रीकल्चर फार्म को यानी फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके एग्रीकल्चर फार्म में कन्वर्ट किया। तो इन दोनों वजह से क्या हुआ अल्टीमेटली कि कृषि का उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जब कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई तो उस पर ज़्यादा कर लगाकर राजा ने ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को या फिर धन को बटोरा। अब ये जब उसके पास ज़्यादा धन आ गया तो उसने भी इसका दो उपयोग में किया। एक तो अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी रखी। अगर हम लोग आर्यों के टाइम का देखें ना, जब वो लोग छोटे छोटे समूह में विभाजित थे, जब वो जन में विभाजित थे, तब उन लोगों को अगर लड़ाई करने जाना होता था, मतलब जो सरदार या राजा होता था उस समय का, अगर उसको लड़ाई करने जाता था तो उसको अपने ग्रुप पर निर्भर रहना पड़ता था। वो उनको मनाता था कि चलो लड़ाई करने चलते हैं ताकि वहाँ से हमें अगर कुछ मिले तो मिल बांट के खाएंगे। बट अब जब राजा की आमदनी बढ़ गई है कृषि के विस्तार के होने की वजह से, तो वो अब क्या कर रहा है? वो खुद की अपनी आर्मी रख रहा है जिसको वो पैसे दे रहा है। और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा क्यों करने में वो सक्षम हो गया कि वो अपने आर्मी को या नौकरशाही को पैसे देने में सक्षम हो गया? वो कृषि के विकास की वजह से हो रहा है। फिर लोहे का उपयोग युद्ध के क्षेत्र में भी हुआ, औजारों में हुआ, जिसकी वजह से उसकी सेना और ज़्यादा मजबूत हुई। यानी अंतिमतः हम लोग देखते हैं क्या कि राजा की स्थिति मजबूत हो गई है। वैदिक युग में राजा की स्थिति जो थी वो उसके जन पर निर्भर थी। बट अब जो है जन, मतलब जो उसके प्रजा है, वो राजा के ऊपर निर्भर हो गए हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ अब देखा आपने कि राजा की स्थिति मजबूत हो गई है। तो इस टाइम के यानी 6th सेंचुरी BC के जो अ, धर्म सूत्र हैं जिनकी रचना ब्राह्मणों ने की थी, और ये जो रचना थी ये संस्कृत भाषा में की गई थी। तो इन ग्रंथों में ये बताया गया कि जो शासक है, मतलब जो भी राजा है, उसके लिए मानदंड तैयार किए गए। मानदंड मतलब राजा कैसा होना चाहिए, कौन से वर्ण से वो बिलोंग करना चाहिए। तो ये माना गया कि जो आदर्श जो राजा है वो एक क्षत्रिय होना चाहिए। यानी हमें पता है कि हिंदू धर्म में
4 वर्ण होते हैं और इन 4 वर्णों में जो शासन करने का या जो रक्षा करने का जो जिम्मेदारी है वो क्षत्रिय को दिया गया और यही बताया गया कि राज करने के लिए योग्य कौन है, क्षत्रिय है। और इस चीज़ को धर्मसूत्र में बताया गया। देन अगर हम लोग तीसरी चीज़ देखें तो शासकों को किसानों, व्यापारियों और कारीगरों से कर और श्रद्धांजलि एकत्र करने की सलाह दी गई। मतलब ये बताया गया कि राजा को क्या करना चाहिए, अपनी आमदनी को बनाना चाहिए और आमदनी वो कहाँ से बढ़ाएगा, किसानों से, व्यापारियों से, कारीगरों से और कर इकट्ठा करे या उनसे उपहार ले। तो अब ये कैसे संभव हो पा रहा है, इसीलिए क्योंकि कृषि में विकास हो गया तो किसानों का प्रोडक्शन बढ़ा। किसानों का प्रोडक्शन बढ़ने से मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन आया तो व्यापारियों की आय, व्यापारियों के लिए पास ज़्यादा चीज़ें व्यापार करने के लिए है। और कारीगर वो लोग हैं जो अब कृषि में पार्टिसिपेट ना करके अपना खुद का शिल्प डेवलप कर रहे हैं और अपना खुद का हुनर डेवलप कर रहे हैं और उनसे भी उनसे भी कर का एक हिस्सा लिया गया ताकि वो लोग ताकि राजा की आमदनी और ज़्यादा बढ़ पाए। बट इनके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो ये संसाधन थे या जो कर थे वह चरवाहा और वनवासियों से भी प्राप्त किए जाते थे। अब आप कहेंगे कि सर उनसे क्या प्राप्त किए जाते होंगे, तो चरवाहों से एनिमल्स पशुओं से संबंधित जो संसाधन है जैसे लाइक उनकी क्या कहते हैं स्किन हो गई है ना, वो हो सकता है। वनवासियों से कई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं वो लोग, जैसे मेडिसिन है ना, फिर जंगल में जो रहने वाले जानवर हैं उनकी खाल, या फिर जहर। जहर मतलब जैसे लाइक उस टाइम पे जब वो युद्ध करने जाते थे तो युद्ध में दुश्मनों को मारने के लिए तीर चलाते थे, तो तीर को अक्सर वो लोग जहर में डुबो के रखते थे ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंट बन पाए। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसी तरीके से वो पड़ोसी राज्यों पे भी आक्रमण करते थे और आक्रमण करके वो लोग धन अर्जित करते भी थे। मतलब उनके आय के साधन बहुत सारे थे। अब कुछ राज्यों ने स्थायी सेनाएं हासिल कर ली और नियमित नौकरशाही रखने लग गए, और जबकि कुछ लोग थे जो मिलिशिया पर निर्भर थे जिन्हें अक्सर किसानों से भर्ती किया जाता था। तो ये वो राज्य थे जो राज्यों की इनकम ज़्यादा थी। वो लोग राज्यों ने क्या किया कि उन्होंने अपनी खुद की परमानेंट सेटल आर्मी बनाई और अपने राज काज को चलाने के लिए नौकरशाही को डेवलप किया। बस सभी महाजनपद इतने शक्तिशाली नहीं थे, तो वो ज़्यादातर क्या थे, किसानों पर निर्भर रहते थे। किसानों पर क्यों निर्भर रहते थे कि ताकि जब भी लड़ाई लड़नी हो तो वो सैनिक का रोल प्ले करें। देन अब अगर हम लोग महाजनपदों के प्रकारों की चर्चा करें तो इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के महाजनपद हैं। पहला जो महाजनपद है वो है गढ़ या संघ। तो अभी पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो अगर हम लोग महाजनपदों के प्रकार कह रहे हैं तो इनको अगर हम लोगों ने विभाजित किया है तो किस आधार पर विभाजित किया है। तो इसको विभाजन करने का जो आधार है वो इनकी शासन प्रणाली है। मतलब उनकी शासन प्रणाली किस प्रकार चलाई जाती थी। तो अगर अगर किसी महाजनपद पे किसी राजा का शासन है तो उसे हम लोग कहते थे कि ये राजतंत्र प्रकार का महाजनपद है। बट अगर किसी महाजनपद में जो शासन प्रणाली है वो लोगों के सहयोग से या उनके सलाह मशवरे से की जाती थी, सामूहिक निर्णय से की जाती थी, तो उसे हम लोग गढ़ संघ कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे कुछ महाजनपद जिन्हें गढ़ या संघ के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो सत्ता है, ये जो पावर है, वो कई पुरुषों द्वारा साझा की जाती थी। मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं था जो डिसीजन ले। वो डिसीजन कैसे लेते थे, वो सामूहिक रूप से लेते थे। इसीलिए इनको सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे महावीर और महात्मा बुद्ध हैं ये दोनों ही गढ़ संघ से संबंधित थे। अब अगर हम लोग गढ़ संघों की बात करें तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कौन सा गढ़ संघ है, वज्जीगढ़ संघ। जहाँ पर वज्जीगढ़ संघ में हम लोग देखते हैं कि जो सभी राजा होते थे, मतलब एक ही संघ में मल्टीपल राजा हैं, और वो जो राजा हैं वो सामूहिक रूप से भूमि जैसे संसाधनों को नियंत्रित करते थे। मतलब कोई एक राजा नहीं है, कई राजा मिलकर नियंत्रित कर रहे हैं। पर हमें ये समस्या ये है कि इन गढ़ संघों के बारे में जो जानकारी है हमारी ना, वो अभी सीमित है और इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। देन अब अगर कुलीन तंत्र की बात करें, जैसा कि हमने कहा कि कुलीन तंत्र है, तो कुलीन तंत्र सरकार वैसी सरकार होती है जहाँ पर सत्ता का प्रयोग
पुरुषों के एक समूह द्वारा किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने हम लोगों ने लास्ट क्लास मतलब 11th क्लास में रोमन गणराज्य के रूप में पढ़ा था कि वो भी क्या था, एक कुलीन तंत्र था। मतलब अगर निर्णय लेना है तो पुरुषों का एक समूह है, वो समूह आपस में बहस करके बातचीत करके निर्णय लेता था। इसीलिए इस शासन प्रणाली को हमने क्या कहा, गण संघ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निर्णय करने के लिए कोई एक पर्सन निर्धारित नहीं है या एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए मल्टीपल पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब जहाँ पे कोई एक राजा है और वो पूरे के पूरे राज्य को चला रहा है, डिसाइड कर रहा है कि कहाँ क्या होना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है मगध। 16 जनपदों महाजनपदों में मगध महाजनपद, जिसकी शासन प्रणाली कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। मतलब वहाँ पे एक राजा होता था। तो ये जो 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में जो मगध है यानी वर्तमान बिहार में, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो अब हमें देखना है कि 16 जो महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली मगध ही क्यों बना और क्यों नहीं बना। मगध के पास ऐसी क्या विशेषताएं थी या ऐसी क्या एडवांटेजेस थी जिसकी वजह से वो एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो पहली चीज़ हमें देखनी है कि मगध जहाँ पर कृषि विशेष रूप से उत्पादक थी। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी थी। और हमने आपसे बताया भी कि कृषि में लोहे का उपयोग करके किस तरीके से किसानों ने अपनी उत्पादन को बढ़ाया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मगध के कंट्रोल में वर्तमान झारखंड जो है, उसकी वहाँ पे जो स्थित लोहे की खदानें हैं ना, वो उसके कंट्रोल में थी। और अगेन लोहे की जो खदानें से लोहा मिलता था, उससे हम लोग मतलब मगध के लोग हथियारों का निर्माण करते थे। फिर उसका कृषि के अंदर भी उपयोग करते थे ताकि एक ही साथ दो तरीके के हित सध रहे हैं। लोहे से उनकी आर्मी मजबूत हो रही है, प्लस कृषि का उत्पादन बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। देन अगर हम लोग सेना की बात करें तो सेना में उस समय हाथी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था। और अगर मगध की बात करें तो मगध के जंगलों में हाथी भरपूर मात्रा में पाए जाते थे, जिसका वो लोग अपनी सेना में उपयोग करते थे। फिर नेक्स्ट की बात करें तो मगध की जो राजधानी थी पहले राजगृह और फिर पाटलिपुत्र। इन या फिर मगध साम्राज्य के भाग में हम लोग देखते गंगा और उसकी सहायक नदियाँ थी। और ये जो गंगा और सहायक नदियाँ थी, ये बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक संचार का साधन प्रदान करती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे व्यापार करना बहुत ही आसान था। देन अब अगर हम लोग मगध महाजनपद के राजाओं की बात करें तो राजाओं ने मगध को शक्तिशाली बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अब इन राजाओं में अगर हम लोग बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपने व्यक्तिगत उपलब्धि और उनके जो मंत्री थे उनकी सलाहों से मगध को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने में अपना रोल प्ले किया। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं तो इसमें देखिए पहले ये बिंबिसार है। बिंबिसार के टाइम पे राज्य इतना था। फिर उसके बाद अजातशत्रु आता है। तो अजातशत्रु के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि राज्य और बड़ा हो जाता है, मतलब वो और उसको एक्सपेंड करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि नंद डायनेस्टी के अंदर महापद्म नंद का काल आता है और महापद्म के नंद के काल में राज्य इतना विकसित हो जाता है। मतलब और इवन महापद्म नंद मगध साम्राज्य का एक इम्पॉर्टेंट रूलर था। इसे महाक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। तो मगध के उत्थान में उसके जो राजा थे ना, उनका व्यक्तिगत सहयोग, व्यक्तिगत उपलब्धि बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो मगध महाजनपद की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी। तो अगर आप यहाँ देखें मैप में तो राजगृह कहाँ है, राजगृह पाटलिपुत्र आई थिंक वो यहाँ थोड़ा सा ऊपर पड़ेगी, अब इसमें नहीं दे रखा है बट यहाँ पड़ेगी। बट अब इम्पोर्टेंट क्या है कि जो राजगृह है, राजगृह में राजा का घर, इसका मतलब होता है राजा का घर। तो राजगृह जो होती थी ना, वो एक किलेबंद बस्ती की तरह थी। मतलब राजगृह पहाड़ियों से घिरी हुई थी, नेचुरल प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए वो एक अपने आप में एक किलेबंद बस्ती थी।
फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी को राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र को, यानी वर्तमान में जो पटना है ना उसी को पाटलिपुत्र कहते हैं, वहाँ पे स्थापित कर दी। अब ये जो पाटलिपुत्र है आप देखो यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये जो है वो यहाँ नीचे से सोन रिवर आ रही है, ऊपर से गंगा रिवर आ रही है। तो उसके नज़दीक स्थित होने के कारण इनका मगध के लोगों का, मगध के राजा का संचार मार्ग पर अच्छा नियंत्रण था, और इसी कारण वो लोग अपनी और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सक्षम हो पाए, और अंतिमतः मगध सभी 16 जहां महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन के उभरा। तो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये और बच्चों तक पहुंच पाए, और इससे आपको भी फ़ायदा होगा, इससे हमें भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा ये होगा कि हम जितने ज़्यादा मोटिवेट होंगे उतने अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।